वेलकम टू द अप टू डेट शो, जहां पर हम करेंगे पिछले वीक हुई कुछ बड़ी फाइनेंशियल और बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स की बात और रखेंगे खुद को अप टू डेट। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स में भी 1.24% की गिरावट देखने को मिली और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में भी 1.17% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट का जो मेजर कारण बताया जा रहा है वो है यूएस में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट। इसी से रिलेटेड एक फेमस फ्रेज भी है, दैट इज़ व्हेन अमेरिका स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो होता क्या है कि हर महीने यूएस के अंदर एक नॉन फार्म जॉब्स रिलेटेड एक डेटा पब्लिश होता है जो बताता है कि हर महीने यूएस के अंदर कितनी न्यू जॉब्स ऐड हुई है। तो जुलाई के अंदर ये नंबर काफ़ी ख़राब था, जो कि था 1,14,000, यानी जुलाई के महीने में केवल 1,14,000 ही न्यू जॉब्स ऐड हुई है। एनालिस्ट ने प्रोडिक्ट किया था कि अगस्त के अंदर ये नंबर बढ़ के 1,65,000 चला जाएगा। बट अभी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अंदर ये नंबर केवल 1,42,000 ही है, यानी फोरकास्ट से ये नंबर काफ़ी कम है। इसी अगस्त के डेटा के चलते ये अभी माना जा रहा है कि जो इस सितंबर के महीने में यूएस फेडरल बैंक की जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट के अंदर एक 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया जाएगा, वो भी माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो अभी 50 बेसिस पॉइंट्स ना कट करके केवल 25 बेसिस पॉइंट्स ही कट किया जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा डिटेल में जाने की, ये यूएस फेडरल बैंक क्या है और ये इंटरेस्ट रेट क्या है और ये रेट कट क्या है। जैसे ही इंडिया के अंदर एक आरबीआई होता है, दैट इज हेड ऑफ ऑल द बैंक्स, जो डिसाइड करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, वैसे ही यूएस के अंदर होता है यूएस फेडरल बैंक, और जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। तो अगर हम पिछले एक साल में देखने जाएं, उससे पहले देखने जाएं, तो यूएस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत काफ़ी कम होता था, 0.1 0.2 0.5% के रेंज में ही रहता था। बट पिछले काफ़ी महीनों में देखा गया है कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था, जिसके चलते यूएस फेडरल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हाई कर दिया था। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो जितने भी गवर्निंग बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जिसके चलते मार्केट के अंदर लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, जिसके चलते लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता और एक जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाती है, जिसके चलते कि जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कमोडिटी की वो कम हो जाती है। और जिसके चलते जैसे ही आपकी डिमांड कम होगी और सप्लाई आपकी वही कॉन्स्टेंटली मेंटेन है, तो आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं और इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल में आ जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, और वही कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल बैंक ने भी धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो कि पहले 0.5 के रेंज में रहता था, वो अभी 5.5% में है। अगर ये हायर इंटरेस्ट रेट एक लंबे समय तक चले तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि मार्केट के अंदर एक लंबे समय तक एक लिक्विडिटी क्रंच रहेगा, कंपनियों के पास पैसा नहीं रहेगा टू प्लान देयर एक्सपेंशन ग्रोथ। तो कंपनियां भी, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, तो एक जो ग्रोथ है वो थोड़ी एक स्टेगनेंट हो जाएगी, एक रुक जाएगी। तो ये एक लंबे समय के लिए इतना अच्छा चीज़ नहीं है। इसी के लिए सभी एनालिस्ट, सभी एक्सपर्ट एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि यूएस फेडरल बैंक एक आने वाले समय में ये इंटरेस्ट रेट को घटाएगा, और जितना ज़्यादा घटाएगा तो बाकी वर्ल्ड के लिए, बाकी कंपनियों के लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी, ताकि एक लिक्विडिटी क्रंच ख़त्म हो सके और मार्केट में पैसा वापस फ्लो हो सके। बट ये इस यूएस जॉब रिपोर्ट के चलते अभी ये वापस माना जा रहा है कि जो पहले एक्सपेक्ट किया गया था कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट होगा, वो अभी केवल 25 बेसिस पॉइंट्स पर ही सीमित रह जाएगा, जिसके चलते अभी ये मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना है और ये गिरावट देखने को मिली है। बढ़ते हैं अपने सेकंड अपडेट की तरफ। आज के समय में जहाँ पर इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी है और मेडिकल कॉस्ट भी इतना ज़्यादा है, हेल्थ इंश्योरेंस होना या फिर मेडिकल इंश्योरेंस होना एक नेसेसिटी है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर केवल 37% लोगों के पास ही मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिसमें एक मेन रीज़न है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ते प्रीमियम प्राइसेस और उसमें लगता हुआ टैक्स। तो अभी देखने जाएँ तो हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर जो जीएसटी लगता है वो है 18%। और इसी चीज़ के ऊपर काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी टाइम से एक चर्चा हो रही है कि ऐसे नेसेसिटी प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर एक 18% का जो जीएसटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको हमको घटा देना चाहिए या इसको पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। इसी के ऊपर एक काउंसिल बिठाई गई थी जिसका नाम था फिटमेंट पैनल, और उसने एक डिटेल एनालिसिस किया है और 4 ऑप्शंस जीएसटी काउंसिल के सामने रखे हैं। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इस मंडे को होने वाली है, जो इस 4 ऑप्शंस में से एक डिसाइड करेगा कि हमको क्या ऑप्शन फाइनल करना है। इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो पहला सजेशन दिया गया है, वो है फुल एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेस।
हर एक हेल्थ इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस कराने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर से फुल एग्जम्पशन कर दिया जाए टैक्सेस का, और उसका अगर रिवेन्यू इम्प्लीकेशन देखने जाएंगे तो वो अराउंड 3500 करोड़ के आसपास उसका रिवेन्यू इम्प्लीकेशन होगा भारतीय सरकार को। जो दूसरा सजेशन है वो है एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेस सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स को भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके लिए एक एग्जम्पशन लेके आए। और दूसरा जो भी इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख तक के लिए, उसके लिए जो प्रीमियम पे करते हैं उसके लिए भी कोई टैक्स ना लगे। और इसका अगर पूरा रिवेन्यू इम्प्लीकेशन देखेंगे तो इट विल बी अराउंड 2100 करोड़, तो 2100 करोड़ का इसमें रिवेन्यू इम्प्लीकेशन होगा। थर्ड सजेशन है कि जो अभी जीएसटी रेट है 18% का, उसको घटाकर 5% पर कर दिया जाए, यानी टैक्स स्लैब 18% से घटाकर 5% पर कर दिया जाए, और उसका रिवेन्यू इम्प्लीकेशन होगा अराउंड 1700 करोड़ रुपये। और फोर्थ सजेशन है कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही जो भी वो प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, उसमें ही केवल एक एग्जम्पशन मिले, उसमें ही केवल एक छूट मिले, और उसका रिवेन्यू इम्प्लीकेशन होगा अराउंड 650 करोड़ रुपए। और काउंसिल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो भी टैक्सेस के अंदर बेनिफिट होंगे, जो भी एग्जम्पशन होंगे, वो कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को एक ये तय करना होगा, एक इंश्योर करना होगा कि ये जो बेनिफिट्स हैं वो अपने एंड कस्टमर तक भी पास ऑन करें। तो अब ये एक देखने वाली बात होगी कि जो मंडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डिसाइड करते हैं। बट ये तो एक बात तय है कि अभी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर टैक्सेस तो कम होंगे और उसके प्राइसेस भी कम होंगे। तो यही सही मौका है, आप लोग भी अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। नेक्स्ट अपडेट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर, यानी जैसे आपका टीवी है, मोबाइल है, जो भी उसके अंदर चिप्स लगती है, जो भी उसके अंदर आईसीज लगती है, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग अब मोस्टली होती है चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर, ताइवान के अंदर। अगर देखने जाए चाइना इस फील्ड को भी डोमिनेट करता है, जो कि एक महीने के अंदर अराउंड 10 मिलियन सिलिकॉन के वेफर्स, सेमीकंडक्टर के वेफर्स मैन्युफैक्चर करता है। इसी फील्ड में अभी इंडिया भी एंट्री कर रहा है, और माना जा रहा है कि अगले 4 साल के अंदर इंडिया के अंदर 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज अबाउट 6% ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर ग्लोबली। और इस 30 यूएस बिलियन डॉलर्स का अराउंड 60% अभी तक हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अगर हम थोड़ा इसको डिटेल में जाने तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के 2 टाइप के प्लांट होते हैं। फर्स्ट इज़ फैब्रिकेशन प्लांट, जिसके अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो स्क्रैच से बनते हैं टू अ प्रोडक्ट। और सेकंड टाइप का प्लांट होता है ऑफसेट प्लांट, यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, जहाँ पर प्रोडक्ट्स जो पहले से ही मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उनको लाया जाता है, उनको असेंबल किया जाता है और उनको फाइनली टेस्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी ऑफसेट टाइप के प्लांट्स होंगे उसके अंदर जो नॉलेज रिक्वायरमेंट होगा, जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होगा, वो थोड़ा कम होगा और इन्वेस्टमेंट भी उसमें थोड़ी कम की ज़रूरत होगी। बट जो भी फैब्रिकेशन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर नॉलेज रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहता है। सो लास्ट वीक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है, जो कि होगा इजरायली कंपनी टावर सेमीकंडक्टर और अडानी ग्रुप के बीच, जो कि अपना प्लांट सेटअप करेंगे पनवेल के अंदर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 84,000 करोड़ रुपीज़। और ये एक फैब्रिकेशन टाइप का प्लांट होगा। और इसके अलावा 4 और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें फर्स्ट प्लांट होगा माइक्रोन की तरफ से, जो कि होगा एक ऑसेट टाइप का प्लांट। सेकंड विल बी ऑफ टाटा ग्रुप, जो कि एक अपना ऑसेट एज वेल एज एक फैब्रिकेशन प्लांट दोनों एक सेटअप करने वाले हैं। थर्ड होगा एक सीजी पावर का, जो कि होगा एक ऑसेट टाइप का प्लांट गुजरात के अंदर। फोर्थ होगा एक केन्स पावर की तरफ से, जो अगेन एक ऑसेट टाइप का प्लांट होगा गुजरात सानंद के अंदर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनका एक एम्बिशियस प्लान है ऑफ सेटिंग अप अराउंड 4 to 6 फैब्रिकेशन प्लांट इन द नेक्स्ट 6 years, और ऑसेट प्लांट के लिए टू ग्रैब 10% ऑफ द ग्लोबल मार्केट इन नेक्स्ट 5 years एंड 25% इन द नेक्स्ट 10 years। नेक्स्ट अपडेट है बायोफ्यूल के ऊपर। तो अभी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका 85% वो पूरा रन होता है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, यानी मोस्टली पेट्रोल और डीजल। और इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है कि अपनी फॉसिल फ्यूल्स जो डिपेंडेंसी है, यानी पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी है, उसको कट डाउन करें और हम मूव करें टुवर्ड्स क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल्स, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर बायोफ्यूल्स है। तो अभी जो बायोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, उस पर जो जीएसटी लगता है वो अभी 28% जीएसटी लगता है ऑन 2 व्हीलर्स एज वेल एज 4 व्हीलर्स। बट बायोफ्यूल से चलने वाली व्हीकल्स के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि जो अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग आने वाली है वो उसमें एक डिमांड करे, उसमें एक डिमांड रेस करे कि ये जो जीएसटी है वो घटाकर 28% से घटाकर उसको कुछ कम कर दिया जाए।
ताकि इसके प्रोडक्शन को जो बायोफ्यूल से चलने वाली व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिले और हम एक क्लीनर फ्यूल की तरफ एक शिफ्ट कर पाएँ। जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है, वो इस रेट कट को थोड़ा अपोज कर रहे हैं। एक तरफ हो गई कम्प्लीटली बायोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ, बट दूसरी तरफ हम बायोफ्यूल को ब्लेंडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो इंडिया के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी फेमस है, जिसके अंदर इंडिया ने 15% ब्लेंडिंग अचीव कर लिया है इन ऑल आउटलेट्स। इसका मतलब है कि पेट्रोल के अंदर 15% आपको इथेनॉल मिक्स हुआ हुआ मिलेगा। बट इसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि पेट्रोल हमको मिक्स हुआ हुआ मिल रहा है। इथेनॉल एक तो क्लीनर फ्यूल है, प्लस इथेनॉल के अंदर जो ऑक्टेन वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई है, यानी आपके लिए वो आपकी व्हीकल के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सो 15% अभी सभी आउटलेट्स पर अचीव कर लिया है और टारगेट है कि बाय ईयर 2025-2026 20% ब्लेंडिंग भी हम सभी आउटलेट्स पर अचीव कर लें। अभी करंटली 15,600 आउटलेट्स पर E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ हुआ पेट्रोल हमको मिल रहा है। अगर हम यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की बात माने तो इंडिया ने अराउंड 99,000 करोड़ रुपीस सेव की हैं यही इथेनॉल ब्लेंडिंग की मदद से इन पेट्रोल। और अगर हमारी कार्बन एमिशन भी देखें तो कार्बन एमिशन भी हमारी कम हुई है बाय 519 लाख मेट्रिक टन्स। तो आगे चल के एक देखने वाली बात होगी कि हमारी सड़कों पर किस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोफ्यूल से चलने वाली, या फिर जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ, तो किस तरह की गाड़ियाँ रहेंगी। बट एक ये बात तो ज़रूरी है कि हमको पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा, मे बी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स टुवर्ड्स मोर क्लीनर फ्यूल्स। सो अगली बड़ी अपडेट है बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशो के ऊपर, यानी CD रेशो के ऊपर। तो पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो ये दर्शाता है कि बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट है उसका वो कितना परसेंटेज लोन के रूप में दे सकते हैं। सो हायर CD रेशो एक इंडिकेट करता है कि बैंकों के पास एक पोटेंशियल लिक्विडिटी चैलेंज है और फ्यूचर में जाके वो कोई भी क्रेडिट नया होगा, कोई भी नया उनको लोन देना होगा, उसमें वो शायद एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, जो कि आगे जाके एक फ्यूचर में उनके बिजनेस को भी इफेक्ट कर सकता है। सो कोई भी बैंक है जिसका एक हायर CD रेशो है और उसको एक नया कोई क्रेडिट इशू करना है, कोई भी लोन इशू करने हैं, और उसके पास एक डिपॉजिट क्रंच है, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच है, तो वो क्या करेगा, मार्केट से पैसा उठाएगा कुछ एक इंटरेस्ट रेट पर, जो अगेन उसके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। सो एक रिपोर्ट सामने आई है कि सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का CD रेशो बढ़कर 79.6% हो गया है इन ईयर 2023 टू 2024, और जिसके अंदर अगर हम बाइफर्केशन करें तो प्राइवेट बैंक्स का सबसे हायर CD रेशो है जो कि है 94.1%, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो ये हायर CD रेशो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स आ रहा है, जो उनके सेविंग बैंक्स का डिपॉजिट्स है, वो भी काफ़ी कम हो रहा है। और जिसका एक मेजर कारण हमको पता है कि जो भी आजकल जो यूथ है, जो इंडिविजुअल है, वो प्रेफर नहीं करता है अपना जो पैसा है वो बैंक में रखने के लिए, क्योंकि जो सेविंग बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो एक काफ़ी स्टेगनेंट रेट पर है, अराउंड 3 to 4%, और वही पैसा अगर वो बाहर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसको एक हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, जिसकी वजह से अभी बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट्स है वो काफ़ी कम हो गए हैं। सो इसी बात को नोटिस करते हुए और जो एक गैप बन गया है बिटवीन द क्रेडिट एंड द डिपॉजिट, उसी को ब्रिज करने के लिए RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने अपनी मीटिंग में सभी बैंकों से ये अर्ज किया है कि वो अपनी सेविंग्स अकाउंट यानी जो डिपॉजिट्स होते हैं उससे उस पर एक फोकस करें, नए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, सर्विसेज बेहतर करें, ताकि ये जो डिपॉजिट है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिले और CD रेशो अपने एक वापस नॉर्मल रेंज पर आ पाए। तो हम ये आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर्स को, ग्राहकों को सेविंग्स अकाउंट में शायद एक हायर इंटरेस्ट रेट देखने को मिले, या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स देखने को मिले जो भी मे बी मार्केट से लिंक्ड हो, FDs, ऐसी FDs, ऐसे कुछ डिपॉजिट्स जो कि मार्केट से लिंक्ड हो, ऐसे हमको प्रोडक्ट्स आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो यू कैन लाइक द एपिसोड, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कुछ भी फीडबैक हो तो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।